जब हम किसी वॉर को स्क्रिप्टेड कहते हैं तो क्या तस्वीरें मन में आती हैं? क्या हम सोचते हैं कि बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स हर चाल को बहुत ध्यान से प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ पपेट मास्टर्स हैं जो पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहे हैं? क्या हमारा मतलब है कि हर मूव और हर दुख भरी घटना पहले से प्लान की हुई है, हर कुर्बानी का हिसाब लगा हुआ है, हर नतीजा पहले से तय है, जिसमें किस्मत या असली इंसानी मर्जी के लिए कोई जगह ही नहीं है? क्या यह एक नाटक है जो पूरी दुनिया के स्टेज पर खेला जा रहा है, या फिर हम बस इस अफरा तफरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम एक ऐसी सच्चाई पर ऑर्डर थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में अनप्रिडिक्टेबल और उलझी हुई है, और ऐसे पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं जो शायद हैं ही नहीं? रशिया यूक्रेन वॉर, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल मंजर को बदल दिया है, 2025 में भी जारी है, शुरू होने के सालों बाद भी। और इसकी आसान एक्सप्लेनेशंस या सीधी साधी कहानियां समझ से परे हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कोई अनजान शक्ति इन घटनाओं को कंट्रोल कर रही है, या हम बस अनचाहे परिणामों का दुख भरा सिलसिला देख रहे हैं? क्या यह कॉन्फ्लिक्ट पहले से लिखी हुई किस्मत है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक सभ्यताओं का टकराव जिसकी भविष्यवाणी पुरानी प्रोफेसीज में की गई थी, या फिर हम स्क्रिप्टेड शब्द का इस्तेमाल एक आसान तरीके के तौर पर करते हैं, ऐसे पैटर्न्स, कनेक्शंस और इत्तेफाकों को समझाने के लिए जिनकी आसान एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती, जो इतनी सोची समझी लगती हैं कि रैंडम नहीं हो सकती? क्या यह एक बड़े से शतरंज की बिसात पर सोची समझी चालें हैं, या एक हाई स्टेक्स गेम में मजबूरी में खेले गए दांव हैं? जब ताकतवर देश आपस में टकराते हैं, उनके हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनकी किस्मतें भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रोपेगेंडा, गलत खबरों और वॉर के धुंध में छिप जाती है, और कहानियां खुद ही जंग का मैदान बन जाती हैं। हर साइड सच्चाई का अपना वर्जन बनाती है, दुनिया भर के ऑडियंस के दिल और दिमाग जीतने की कोशिश करती है। क्या कोई अनजान ताकतें इस वॉर को अंजाम दे रही हैं? कोई पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहा है, या ये बस बड़ी बड़ी एम्बिशंस और चिंताओं का टकराव है? देशों के हितों, पर्सनल इच्छाओं और पुरानी शिकायतों का एक उलझा हुआ खेल है? पुराना और नया, क्या यह पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स का रीप्ले है या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है? इस वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट की अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ऊपर ऊपर से चीजों को हटाकर अंदर की उलझनों को देखेंगे, इसकी हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मोड और स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट फैसलों, खास लम्हों और दूर तक होने वाले असर को जांचेंगे, ये पूछने के लिए कि क्या यह एक पुराना खेल है, पावर के लिए झगड़े और जमीन के विवादों का जाना पहचाना पैटर्न, या कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाला, ग्लोबल ऑर्डर में होने वाले ज्यादा गहरे बुनियादी बदलावों का संकेत? चलो 1991 में रिवाइंड करते हैं, एक ऐसा अहम साल जिसने ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप कर दिया। यह बहुत बड़े चेंज का टाइम था, एक ऐसा दौर जब कोल्ड वॉर की दुनिया की वो नींव जो कभी हिल नहीं सकती थी वो भी टूटने लगी थी, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज दिए। लाल झंडा जो दशकों तक कम्युनिस्ट पावर का सिंबल था, क्रेमलिन पर आखिरी बार नीचे उतारा गया, और बस ऐसे ही दुनिया का नक्शा रातों रात बदल गया। बॉर्डर्स फिर से खींचे गए, नए नेशंस उभरे, और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया। वो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन डोमिनेट करते थे, अब नहीं रहा। वेस्ट ने जश्न मनाया, इसे डेमोक्रेसी और फ्रीडम की जीत के तौर पर देखते हुए। डेमोक्रेसी और पीस के एक नए दौर की बड़ी उम्मीद थी, एक ऐसी दुनिया जो न्यूक्लियर तबाही और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के खतरे से फ्री हो। कई लोगों का मानना था कि कोल्ड वॉर का अंत अनप्रेसिडेंटेड कोऑपरेशन और प्रॉस्पेरिटी के दौर की शुरुआत थी, पर हिस्ट्री के, जैसा अक्सर होता है, कुछ और ही प्लान्स थे। ये यूफोरिया ज्यादा दिन नहीं टिकी और नई चैलेंजेस और टेंशंस उभरने लगे। नेटो, जो कभी कोल्ड वॉर अलायंस था सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए, अब एक ऐसी नई दुनिया में था जहां उसका मेन दुश्मन ही नहीं था। डिसबैंड होने के बजाय नेटो ने ईस्टवर्ड एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, एक ऐसा कदम जिसके यूरोपियन सिक्योरिटी के फ्यूचर पर बहुत गहरे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे। अलायंस ने फॉर्मर सोवियत एलाइज और रिपब्लिक्स का स्वागत किया, ऐसे देश जो मॉस्को के ऑर्बिट से निकलकर वेस्टर्न वैल्यूज को अपनाने के लिए उत्सुक थे। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करने और वॉलंटरी एसोसिएशन को बढ़ावा देने के बारे में था, ताकि नेशंस अपनी डेस्टिनी खुद चुन सकें। लेकिन रशिया के लिए यह एनसर्कलमेंट और बिट्रेयल जैसा था, एक टूटा हुआ वादा जो उसके खुद के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए खतरा था। रशियन लीडर्स ने टूटे वादों को लेकर चेताया, ये क्लेम करते हुए कि उन्हें अश्योरेंसेस दिए गए थे
कि नेटो फॉर्मर सोवियत स्फीयर में एक्सपैंड नहीं करेगा। उन्होंने डिप्लोमेटिक डिस्कशंस और इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स की तरफ इशारा किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि नेटो के ईस्टवर्ड मार्च से इन कॉन्वर्सेशंस की स्पिरिट का उल्लंघन हुआ है। वो प्रॉमिसेस असली थे या नहीं, पर बिट्रेयल का परसेप्शन रशियन साइकी में जड़ पकड़ चुका था। वेस्टर्न इंक्रोचमेंट का रशिया का डर अलायंस में शामिल होने वाले हर नए मेंबर के साथ और बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिनकी अपनी यूनिक हिस्ट्रीज और पर्सपेक्टिव्स थे, जो दशकों के सोवियत डोमिनेशन और ऑपरेशन से स्कार्ड थे, नेटो को एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर देखते थे, अपनी मेहनत से जीती इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी की गारंटी के तौर पर। वो सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल गेम में प्यादे नहीं थे, वो एक्टिवली अपना फ्यूचर चुन रहे थे, डेमोक्रेसी, प्रॉस्पेरिटी और वेस्ट के साथ इंटीग्रेशन की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। पर्सपेक्टिव्स का ये फंडामेंटल क्लैश, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स में ये डिवर्जेंस, इसने यूरोप में एक डेंजरस फॉल्ट लाइन बना दी, एक ऐसा डिवीजन जिसके दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे। रशिया, जो अपनी पुरानी शान में लौटने को तरस रहा था, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता था, अपने बॉर्डर्स के साथ फ्रेंडली स्टेट्स का एक बफर जोन। लेकिन उसके नेबर्स फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्वाद चखने के बाद सॉवरेनिटी और वेस्टर्न इंटीग्रेशन चाहते थे, और रशियन स्फीयर में रखे जाने के किसी भी नोशन को रिजेक्ट कर रहे थे। कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट हो चुका था। यूरोपियन सिक्योरिटी के कंपीटिंग विजन्स के बीच एक कोलिजन कोर्स तैयार था। ये पुराने डर और नई एम्बिशंस का टकराव था, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और एक बेहतर फ्यूचर की एस्पिरेशंस के बीच एक स्ट्रगल था। आज के कॉन्फ्लिक्ट के बीच वो ऑनगोइंग क्राइसिस जिसने यूरोप को जकड़ रखा है, वो इन्हीं चॉइसेस और परसेप्शंस में बोए गए थे। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद लिए गए डिसीजंस में 1990s का ऑप्टिमिज्म, एक सच में पीसफुल और यूनाइटेड यूरोप की उम्मीद फीकी पड़ गई, और उसकी जगह सस्पिशन, राइवलरी और नेशंस के बीच बढ़ते डिस्ट्रस्ट ने ले ली। दुनिया बढ़ती चिंता के साथ देख रही थी, जैसे जैसे लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स और प्रोवोकेशन के एक्ट्स के बीच की लाइन धुंधली होती गई। टेंशंस को डी एस्केलेट करना और भी मुश्किल होता गया, और इस तरह यूरोप का दिल एक बार फिर एक जियोपॉलिटिकल बैटलग्राउंड बन गया, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज जिसकी हिस्टोरिकल जड़ें गहरी थीं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेवास्टेटिंग हो सकते थे। यूक्रेन एक ऐसा देश जो ईस्टर्न यूरोप के चौराहे पर स्ट्रेटेजिकली मौजूद है। वो हमेशा रशिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के इन्फ्लुएंस के बीच फंसा रहता है। इसी जियोग्राफिकल सच्चाई ने इसकी हिस्ट्री बनाई है और आज भी इसका प्रेजेंट तय करती है। सालों से यूक्रेन इन बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस का एपिसेंटर बन गया। वेस्ट के साथ जुड़ने और रशिया के साथ रिश्ते बनाए रखने की खींचतान ने एक अनस्टेबल माहौल बना दिया, जिससे उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर असर पड़ा। सदियों पुराने रशिया के साथ गहरे हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिश्ते होने के साथ साथ यूक्रेन की अपनी एक स्ट्रांग और तेजी से अलग होती नेशनल आइडेंटिटी भी है। खुद का फैसला करने और एक अलग रास्ता अपनाने की ये चाहत हमेशा से ही फ्रिक्शन का कारण रही है। यूक्रेन के अंदर ही लोगों की राय और वफादारी बुरी तरह बंटी हुई थी। कुछ लोग पूरब की ओर देखते थे, रशिया के साथ करीबी रिश्ते चाहते थे, जबकि दूसरे पश्चिम की ओर यूरोप के साथ जुड़ना और उसके वैल्यूज को अपनाना चाहते थे। इस अंदरूनी बंटवारे ने देश के रास्ते को और भी मुश्किल बना दिया। 2014 की क्रूशल मेडन रेवोल्यूशन, जो प्रो यूरोपियन भावनाओं से भरी हुई थी, ने उस समय के प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को हटा दिया, जिससे देश के पॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा बदलाव आया। इस घटना ने ऐसे रिएक्शंस की चेन शुरू कर दी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस रेवोल्यूशन ने कुछ यूक्रेनियंस के मन में उम्मीद जगाई, जो यूरोपियन वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन इसने साथ ही दूसरे लोगों में डर और गुस्सा भी भर दिया, खासकर उन इलाकों में जिनके रशिया के साथ करीबी रिश्ते थे, जिन्हें लगा कि उनके हितों को खतरा है। मेडन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर क्राइमिया और डोनबास में महसूस किया गया। ये वो इलाके थे जहां बड़ी संख्या में रशियन बोलने वाले लोग रहते थे और जिनके रशिया के साथ मजबूत हिस्टोरिकल रिश्ते थे। इन इलाकों में कई लोगों ने इस रेवोल्यूशन को एक डेमोक्रेटिक बगावत के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इसे वेस्टर्न देशों का सपोर्ट किया हुआ एक कू माना, जिसे रशियन इन्फ्लुएंस को कमजोर करने और यूक्रेन पर एक विदेशी एजेंडा थोपने के लिए रचा गया था। इस सोच ने नाराजगी और अशांति को और हवा दी। रशिया ने तेजी से और डिसाइसिव कदम उठाते हुए क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। ये एक पेनिनसुला है जहां ज्यादातर रशियन आबादी रहती है।
और जहां एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेवल बेस है। इस कदम ने कॉन्फ्लिक्ट को काफी बढ़ा दिया और इंटरनेशनल लॉ को चुनौती दी। यह कब्जा एक विवादित रेफरेंडम के बाद हुआ, जिसकी लेजिटिमेसी पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़े पैमाने पर सवाल उठाए। इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, जिससे यूरोपियन सिक्योरिटी के फ्यूचर और आगे और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होने की चिंताएं भी अरच गईं। रशिया के इन कदमों के जवाब में वेस्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन की अगुवाई में कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जिनका मकसद मॉस्को पर दबाव डालना था ताकि वो अपना रास्ता बदले और हालात को शांत करे। लेकिन कड़ी निंदा और इकोनॉमिक दबाव के बावजूद वेस्टर्न ताकतों ने यूक्रेन में डायरेक्ट मिलिट्री दखल देने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें रशिया के साथ एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर था। इसी के साथ पूर्वी यूक्रेन के डॉनबस इलाके में एक हिंसक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जहां प्रो रशियन अलगाववादियों ने, जिन्हें कथित तौर पर मॉस्को का समर्थन था, यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए। इन अलगाववादियों ने रशिया द्वारा क्राइमिया पर कब्जे से हिम्मत पाकर यूक्रेन से आजादी का ऐलान कर दिया, जिससे देश और टूट गया और संकट और गहरा गया। अलगाववादियों की इस बगावत के जवाब में यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए, जिनका मकसद इन अलग हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा करना और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बहाल करना था। इस मिलिट्री एक्शन ने देश को एक लंबी और भयानक जंग में धकेल दिया, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ और आम लोगों को हिंसा का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट में हजारों मौतें हुईं, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जंग की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। शांतिपूर्ण समाधान के लिए कई कोशिशों के बावजूद, जिनमें मिन्स्क अकॉर्ड्स भी शामिल थे, जो सीज फायर और पॉलिटिकल समझौते के लिए बनाए गए अग्रीमेंट्स की एक सीरीज थी, ये कोशिशें आखिरकार स्थायी शांति लाने में नाकाम रहीं। नतीजतन डॉनबस कॉन्फ्लिक्ट एक जमा हुआ घाव बन गया, एक सुलगता हुआ कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कभी कभी हिंसा भड़क उठती थी, लेकिन समाधान का कोई साफ रास्ता नहीं था। यह अनसुलझा कॉन्फ्लिक्ट क्राइमिया पर कब्जे के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी और ज्यादा विनाशकारी जंग की जमीन तैयार कर दी, एक ऐसी जंग जो यूरोप के जियोपॉलिटिकल नक्शे को पूरी तरह से बदल देगी। यूक्रेन का नसीब अब अनसुलझी हिस्टोरिकल शिकायतों, आपस में टकराते जियोपॉलिटिकल हितों और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बदलते गठबंधनों के एक उलझे हुए जाल से बुरी तरह जुड़ गया था। दुनिया बढ़ती चिंता के साथ देख रही थी जैसे जैसे यूक्रेन का संकट गहराता जा रहा था, और इस बात को समझ रही थी कि इसके दूर तक जाने वाले नतीजे हो सकते हैं जो पूरे इलाके को अनस्टेबल कर सकते हैं। ये हालात एक पेचीदा और कई पहलुओं वाली प्रॉब्लम पेश कर रहे थे, जिसका कोई आसान हल नजर नहीं आ रहा था, और भविष्य में क्या होगा इसे लेकर एक अनजाना डर बढ़ता जा रहा था। क्रीमिया पर कब्जा, खासकर कोल्ड वॉर के बाद के दौर में, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस के तयशुदा तरीकों से अलग हटने का संकेत दिया और यूरोपियन सिक्योरिटी के भविष्य पर बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। पीछे मुड़कर देखें तो यह साफ है कि 2014 की घटनाओं ने एक बहुत बड़े और ज्यादा विनाशकारी कॉन्फ्लिक्ट के बीज बो दिए थे। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आखिरकार पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा और दुनिया पर इसके गहरे असर होंगे। 2014 के बाद यूक्रेन के पूरब में एक टेंशन वाला डेडलॉक छा गया था। मिन्स्क समझौते पीस लाने के लिए थे, लेकिन आपसी डिस्ट्रस्ट की वजह से वो अटक गए। स्पोरैडिक फाइटिंग आम बात हो गई थी और आम लोग क्रॉसफायर में फंस जाते थे। 2021 के आखिर में रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर्स के पास जमा हो गए, जिससे इन्वेजन का डर बढ़ने लगा। क्या ये एक ब्लफ था या सच में कोई थ्रेट? पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम लीं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और तेज हो गए, लेकिन रशिया की डिमांड्स वेस्ट ने रिजेक्ट कर दी। वेस्ट ने सैंक्शंस की धमकी दी, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए मना कर दिया। इससे मॉस्को को यह सिग्नल मिला कि वेस्ट के रिजॉल्व की क्या लिमिट्स हैं। यूक्रेन पर एग्जिस्टेंशियल डेंजर मंडरा रहा था। वो राइवल पावर्स के बीच फंस गया था। डिप्लोमेटिक विंडो बंद हो गई और वॉर का खतरा मंडराने लगा। दुनिया अब यह देखने के लिए तैयार थी कि आगे क्या होगा। फरवरी 24, 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर काई फ्रंट से हमला किया, पीस की उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए। यह वॉर तेजी से इवॉल्व हुआ, जिसमें इन ड्रोन्स और साइबर अटैक्स कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गए। यूक्रेनियन बायरक्तार ड्रोन्स और रशियन शाहेद ड्रोन्स ने बैटलफील्ड को बदल दिया और यूज ज्यादा खतरनाक और ट्रांसपेरेंट बना दिया।
साइबर वॉरफेयर जोरों पर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए और केओस फैलाते हुए। वेस्टर्न देशों ने यूक्रेन को वेपन सप्लाई किए, इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग भी ही दी, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से पीछे रहे। यह सपोर्ट यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इसने रशियन दावों को और हवा दी कि यह नेटो की प्रॉक्सी वॉर है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने लाइंस को ब्लर कर दिया ट्रेडिशनल और मॉडर्न वॉरफेयर के बीच। पीस का रास्ता और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसके जवाब में वेस्ट ने रशिया पर जबरदस्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, बैंक्स को टारगेट करते हुए, ऑलिगार्क्स को और टेक्नोलॉजी को। मकसद था रशिया की वॉर मशीन को पंगु बनाना और उसकी इकोनॉमी को एकदम अलग थलग कर देना। लेकिन सैंक्शंस का उल्टा असर हुआ। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया क्योंकि रशिया ने गैस सप्लाईज बंद कर दी। कीमतें आसमान छूने लगी, इकोनॉमीज लड़खड़ाने लगी और आम लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। रशिया ने पूरब की तरफ रुख किया, चाइना के साथ रिश्ते और गहरे किए और इंडिया के साथ, और वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स को बाईपास करने लगा। ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई, फूड इनसिक्योरिटी बायच गई और सप्लाई चेन में रुकावटें पूरी दुनिया में फैल गईं। सैंक्शंस ताकतवर तो साबित हुए, लेकिन डिसाइसिव नहीं। अलायंसेस का रूप बदलने लगा और नई कमजोरियां सामने आने लगी। इकोनॉमिक फ्रंट भी मिलिट्री फ्रंट जितना ही अहम हो गया। जंग में सच सबसे पहले मारा जाता है, और ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक मास्टर क्लास है। दोनों तरफ से मीडिया को हथियार बनाया गया, अपने अपने नैरेटिव्स को आगे बढ़ाया गया और दूसरे को विलेन बनाया गया। रशियन स्टेट मीडिया ने इन्वेजन को सही ठहराया, यूक्रेनियन मीडिया ने रेजिस्टेंस को जगाया और ग्लोबल सपोर्ट जुटाया। सोशल मीडिया एक बैटल ग्राउंड बन गया, जहां रियल अपडेट्स भी फैले और धड़ल्ले से मिस इन्फॉर्मेशन भी। टेक कंपनीज को कंटेंट मॉडरेट करने में मुश्किल हुई और यूजर्स को झेलना पड़ा कंफ्यूजन और एंग्जाइटी। वॉर जोन में जो लोग थे, उनके लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती थी। दुनिया के लिए चैलेंज था प्रोपागेंडा के पार देखना और सच को ढूंढना। इंफॉर्मेशन वॉर ने लोगों की सोच को उतना ही बदला जितना जमीन पर चल रही लड़ाई ने। रूस यूक्रेन वॉर का जो असर हुआ ना, वो यूरोप से भी बहुत दूर तक महसूस हुआ। इसने देशों की दोस्ती को परखा और दुनिया की ताकत का बैलेंस बदल दिया। चाइना ने बड़ा संभलकर कदम उठाया, बातों बातों में तो रशिया का साथ दिया, पर ऐसे काम नहीं किए जिससे खुद का नुकसान हो। इंडिया ने रशिया के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे हथियारों और तेल के लिए, और साथ ही वेस्ट के देशों के साथ भी अपनी दोस्ती गहरी की। ग्लोबल साउथ के बहुत से देशों ने किसी का साइड नहीं लिया, वो न्यूट्रल रहे। उनका ध्यान इस पर था कि उनकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, न कि किसका पक्ष लें। खाने पीने की चीजों और एनर्जी की बढ़ती कीमतें डेवलपिंग देशों पर सबसे बुरी तरह पड़ी, जिससे लोगों में गुस्सा और बिया आच गया। सब देशों के एक साथ मिलकर कुछ करने का सपना फीका पड़ गया और उसकी जगह एक ऐसी दुनिया ने ले ली जहां कई पावर सेंटर्स थे। बड़े डेवलपिंग देशों ने अपनी बात रखी और अपने फैसले खुद लिए। उन्होंने बड़ी ताकतों की लड़ाई में पड़ने से मना कर दिया। वेस्ट का जो दबदबा था, उस पुरानी कहानी पर अब सवाल उठने लगे थे। दुनिया का पूरा सिस्टम हमारी आंखों के सामने बदल रहा था। तो क्या यह सब स्क्रिप्टेड था, या ये आइडिया बहुत सिंपल है वॉर और पॉलिटिक्स के केओस के लिए? कोई एक पावर हर मूव कंट्रोल नहीं कर रहा था, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट उन पैटर्न्स को फॉलो कर रहा था जो हिस्ट्री, एम्बिशन और अनदेखी वार्निंग्स ने सेट किए थे। नेटो का एक्सपेंशन, रशिया का रिसर्जेंस, यूक्रेन के डिविजन्स, ये फोर्सेस सालों से बन रहे थे। क्या यह वॉर टाला जा सकता था? शायद, लेकिन पीस के मौके हाथ से निकल गए। वॉर ने सारे इल्यूजन्स तोड़ दिए और पीस कितनी नाजुक है यह दिखा दिया। इसका फाइनल एक्ट अभी लिखा नहीं गया है। असली सवाल यह है, क्या हम सीखेंगे या वही पुराने स्क्रिप्ट्स दोहराएंगे? दुनिया अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रही है और लेसन्स चुनना हमारे हाथ में है।